हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग हमारे इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं वो कौन कौन से थे? देखिए, इतिहास की एक तो सामान्य जानकारी, और इसके अलावा हमने नई पुरानी शब्दावली ये टॉपिक पढ़ा था। इसके बाद हमने इतिहासकार और उनके स्रोत, ठीक है, कि कौन कौन से स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें पांडुलिपि है और इसके अलावा अभिलेख है, जिन्हें कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागारों में रखा जाता है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, फिर इसकी प्रतिलिपियाँ बनाई गई जिसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद में आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, आज का हमारा विषय जो टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है। अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो अभी इसके थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, 1-2 वीडियो और बनेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बड़ा भारी चुनौती रखता है। ठीक है, 700 से 1750 के बीच जो परिवर्तन आए थे वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थे। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े बड़े पैमाने पे बहुत सारे अलग अलग तरह के परिवर्तन हुए थे हर क्षेत्र में। ठीक है, धीरे धीरे सभ्यता विकसित होती जा रही थी। लोग और मतलब और नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे थे। इस काल में अलग अलग समय पे नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन भी होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट है, इसका इस्तेमाल होने लग गया खेतों में सिंचाई के लिए। रहट एक जो पहिए नुमा संरचना होती है, ठीक है, जिससे पानी निकाल के खेतों में डाला जाता है। और कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लग गया था। युद्ध में आग्नेय शस्त्रों, जो बारूद वाले जैसे हथियार होते हैं, उनका प्रयोग होने लग गया। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। देखो, जैसे बाहर से जो लोग आए यहाँ, तो वो अपने साथ साथ अपना सभ्यता और अपनी संस्कृति भी लेके आए थे। ठीक है, तो उनके साथ सभ्यता संस्कृति है, उनका खान पान, हर ये सब चीज़ें भी उनके साथ आई। जैसे नई चीज़ें, आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय है, कॉफ़ी है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी उनके साथ आई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पहले से भारत में, हिंदुस्तान में नहीं थी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये क्या हुआ कि ये जो काल है इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल था ये एक तरह से। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें हर क्षेत्र में परिवर्तन हुए, फिर वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक क्षेत्र हो। ठीक है, हर तरह से हर क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तन हुए, उन्नति हुई। ठीक है, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग अब व्यापार के लिए हो और किसी चीज़ के लिए हो, एक से दूसरे स्थान पर आना जाना बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लग गए थे। इसके बाद इस उपमहाद्वीप में जैसे हमेशा से बहुत ये वैभवशाली रहा है, इसलिए लोगों की नज़र हमेशा से इस पे थी, भारत पे। इसीलिए तो अंग्रेजों ने राज किया था भारत पे आके। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अपार संपदा है, जैसे खनिज है इसमें बहुत अपार मात्रा में, तो इसलिए अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए यहाँ अपार संभावनाएं थी। इसलिए सबने बाहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था भारत, जो था व्यापार के तौर पे देखा जाए तो इस काल में जिन समुदायों का, तो इस काल में क्या था, अलग अलग समुदाय बाहर से जो आ रहे थे, तो इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक जो महत्वपूर्ण समुदाय कौन सा था, राजपूत समुदाय, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत ये जो नाम है ये कहाँ से निकला है, राजपूत शब्द जो है राजपूत राजपुत्र से, मतलब राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत नाम किसे दिया जाता था, जो व्यक्ति थे क्षत्रिय वर्ण। जैसे हमारा जो वैदिक सभ्यता से हमारे भारत में 4 तरह के वर्णों का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो 4 तरह के वर्णों में विभाजित कर दिया गया था, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग सबसे श्रेष्ठ जो था, क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन चारों वर्गों में से तो जो सैनिक वर्ग या फिर जो योद्धाओं की श्रेणी जो थी वो क्षत्रिय वर्ग में आते थे। तो
जो योद्धाओं के उस समूह के लिए क्षत्रिय वर्ग होने का ये दावा करते थे, तो राजपूत नाम का प्रयोग किया जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। मतलब क्षत्रिय उन्हें कहा जाता था जो शक्तिशाली हो, वीर हो। ठीक है, तो इसमें सैनिक है, सेनापति, राजा, सामंत, ये सब आते थे। पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण, कवि और जो चारण थे वो राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। उनके हर राजा जो होते थे उनके राज्य में राजकवि होते थे, तो वो उनके पराक्रम का वो गाथा गाते थे, उनके बारे में कविताएं लिखते थे। ठीक है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का जो अवसरों का लाभ है वो किन लोगों ने उठाया था ज़्यादा? मराठा जो थे, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। कायस्थ मुख्यतः जो लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जो जाति थी, इन लोगों ने एक अलग से फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का। उस समय जो अवसर थे उनका लाभ उठाने वाली ये जातियाँ थी, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से हो रहा था। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में कम हो रहा था लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा हो रहा था, जंगलों की कटाई की जा रही थी। तो मतलब जो पर्यावास में जो परिवर्तन के कारण, अब देखिए एक बार जो ये नया जो शब्द आया है एक, उसको देखते हैं हम पहले। पर्यावास ये क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की भी, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो रह रहे हैं, जो समूह रह रहा है, जो जाति रह रही है, ठीक है, वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जो जीवन शैली है उससे संबंध है इसका। पर्यावास हम उसे कहते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में, एक पर्यावरण में जो लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, उसे हम पर्यावास कहेंगे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होके, मतलब लोगों ने, जैसे जंगलों में जो लोग रह रहे थे, आदिवासी वगैरह जो जातियां हैं, जो समूह रह रहे थे, अब लोगों ने जंगलों की कटाई शुरू कर दी, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे तो उनके रहन सहन, उनके जीवन में तो परिवर्तन आया ही, उनके सामाजिक है, आर्थिक जीवन है, इसलिए उन वनवासियों को क्या मजबूर होके अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं गए, तो वो क्या करने लगे? किसान बन गए, कृषि करने लग गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। धीरे धीरे उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। अब जो राजा था, जो उस समय हर तरह का कर भी लगाया जाता था प्रजा के ऊपर। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, और जो मालिक वर्ग होता था उसकी बेगार भी करनी पड़ती थी, उसकी नौकरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, कुछ के मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। ठीक है, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लग गए। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग अलग अलग जातियों में, उपजातियों में भी बंटने लग गए। जैसे कि उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे भी स्थायी नहीं थे, परमानेंट नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव है, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पे, मतलब जो ज़्यादा कमा रहा था, जो ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, उसको ऊंचा दर्जा मिल गया, जो नीचे, बाकी को नीचा दर्जा। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और हो सकता था। ठीक है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। ठीक है, स्वयं अपने अपने लिए नियम बनाती थी, और नियमों का पालन जो था वो जाति के बड़े बुजुर्ग भी करवाते थे। वो एक सभा मतलब बनाई हुई थी, जैसे आज नहीं हो, जैसे गांव में अभी पंचायत होती है, जैसे उस तरह से सभा बनाई हुई थी। कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था इसे। ठीक है, कोई भी आज की तरह तो है नहीं, हाथों हाथ फ़ोन करो, 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ गई। तो उस समय तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनकी एक पंचायत होती थी, तो हर जाति की एक अलग होती थी, ये भी जाति विशेष की थी, तो जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियाओं का शासन होता था। तो मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। ठीक है, तो बच्चों आज ये हमने क्या क्या पढ़ा है अभी?
जैसे नए राजनीतिक और सामाजिक समूह के बारे में पढ़ा है कि धीरे धीरे 700 से 1750 के जो हज़ारों वर्षों हैं इनका अध्ययन जब हम करते हैं, इसके बीच में कौन कौन सी समूह, जाति समूह कौन कौन से हुए, कौन कौन से परिवर्तन हुए समाज में, आर्थिक राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है आज इसके बारे में। ठीक है, और राजपूत के बारे में, जैसे राजपूत शब्द जो है वह किससे बना है और कौन कौन होते थे इसके अंदर, इसके अंतर्गत कौन आते थे। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक है, यही कंप्लीट कर रहे हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्षेत्र और साम्राज्य। 2-3 टॉपिक और हैं इसके आपके, थोड़ा सा अभी लंबा है ये आपका चैप्टर। ठीक है, लेकिन हो जाएगा जल्दी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।